इराक यूएस वॉर, एक ऐसी वॉर जिसमें कई बच्चे, औरतें और जवान मारे गए। कोई इस वॉर में धर्म के लिए लड़ा, कोई मजहब के लिए, कोई इंसानियत के लिए और कोई देश बचाने के लिए। लेकिन ये सब सिर्फ एक बहाना है। इराक वॉर की असली बुनियाद थी पैसों की हवस, एक बेशुमार पैसों की खदान जिसपे डाका डाला सदी के सबसे बड़े डाकू ने, यूएसए। ईयर 1988। 8 साल लंबी ईरान इराक वॉर जस्ट खत्म होती है और ताज्जुब की बात यह है कि ईरान और इराक दोनों इस वॉर को नहीं जीत पाते, यानी कि एक स्टेलमेट। पर दोनों कंट्रीज इस वॉर को हार जरूर जाती हैं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा ईरानी लोग इस वॉर में मारे जाते हैं और वह दूसरी तरफ इराक को ईरान से लड़ने का खर्चा $37 बिलियन का पड़ जाता है। 37 बिलियन में इतने जीरो होते हैं और इराक के वॉर के $37 बिलियन उधार के थे। उधार देने वाले कौन थे? कुवैत और सऊदी अरेबिया, एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री। अब मैं सुन्नी वर्ड पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, तुम लोगों को वीडियो में आगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और तो अगर तुम लोगों को शिया सुन्नी लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और अच्छे से समझना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, इस पे सेपरेट वीडियो बाद में बना देंगे। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब शिया और सुन्नी एक तरीके से इस्लामिक रिलीजन के दो पहलू हैं और एक तबका दूसरे से प्यार नहीं करता। अब तुम लोग गेस करो उस टाइम पे इराक का रूलर कौन था? सद्दाम हुसैन, आज सुन्नी लीडर। और इसी सद्दाम हुसैन ने सऊदी और कुवैत से भीख मांगी थी कि $37 बिलियन के लोन को माफ करवा दिया जाए, यानी कि एक सुन्नी लीडर बाकी दोनों सुन्नी किंग से मदद मांग रहा था। और इस $37 बिलियन माफ करने की मदद इसलिए मांगी जा रही थी क्योंकि इराक ने ईरान के एक्सपेंशन को रोका था और ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है। और शिया एक्सपेंशन को रोकने के बाद सद्दाम हुसैन अपने सुन्नी भाइयों से $37 बिलियन माफ करने की मांग रख रहा था। अब अगर आप लोगों को ईरान इराक वॉर के बारे में समझना है तो ये वीडियो देख लेना, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद। अब सद्दाम ने $37 बिलियन का डिस्काउंट मांगा था जो उसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज ऑफ यूएसए, क्योंकि इराक ऑलरेडी ईरान इराक वॉर के बाद काफी ज्यादा वीकेंड था और ये बेस्ट टाइम था यूएसए के लिए इराक पर हॉस्टाइल कंट्रोल करने का। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये बेस्ट टाइम था यूएसए के लिए इराक के $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा के ऑयल रिजर्व्स पे कंट्रोल जमाने का। अब यहाँ से स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि कैसे यूएसए ने स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे करके इराक को कमजोर कर अपने कब्जे में लिया। तो ध्यान से सुनना। अब यूएसए के कहने पे कुवैत और सऊदी ने इराक का लोन माफ नहीं किया और तो और यूएसए ने दोनों कंट्रीज को बोला ऑयल के प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। यानी मार्केट में ऑयल की सप्लाई तो बढ़ने लगी लेकिन मार्केट में डिमांड लिमिटेड थी, जिस कारण से जो ऑयल की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में थी एकदम से नीचे आने लगी। ऑयल बैरल के प्राइसेस तो प्लमेट हो गए और आप लोगों को लग रहा होगा अच्छी बात है, कंज्यूमर्स का भला होगा, लेकिन एक कंट्री को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, वो थी इराक। जैसे मार्केट में तेल की सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ती है, ऑयल की प्राइसेस नीचे आने लगती है, जिस कारण से इराक का नुकसान होने लगता है। अब इराक जैसी कंट्री जिसके सर के ऊपर $37 बिलियन का लोन है, उसके अंदर की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है और इराक का टोटल सोर्स ऑफ इनकम का सबसे बड़ा पार्ट आता है ऑयल से, वो नीचे आने लगता है, जिस कारण से इराक में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और ये इंस्टेबिलिटी यूएसए क्रिएट करता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सेम यूएसए जिसने इराक ईरान वॉर के टाइम पे इराक को सपोर्ट किया था, पैसे दिए तो वेपन्स तक सप्लाई किए थे। अब नॉट बीइंग एबल टू पे बैक लोन, इराक एक सरप्राइज अटैक कर देता है कुवैत के ऊपर। जनवरी 2 1994 इराक की फोर्सेस एकदम से कुवैत की कैपिटल पे अटैक कर देती है और केवल 4 घंटे के अंदर कुवैत के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और सारी मेजर ऑयल रिजर्व्स के ऊपर इराक कब्जा जमा लेता है। एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट गल्फ वॉर। अब यूएसए बीइंग कुवैत्स एलाय फर्स्ट गल्फ वॉर में स्ट्रेटेजिकली एंटर करता है। सबसे पहले तो यूएसए इराक के ऊपर सारे ट्रेड सैंक्शंस एक साथ इम्पोज कर देता है, जिस कारण से इराक की टूटी हुई इकोनॉमी को और तोड़ा जा सके। फिर आता है यूएस एजेंडा। वेस्टर्न मीडिया के लिए एक टाइम पे उनका दोस्त सद्दाम हुसैन ईरान इराक वॉर का हीरो अब उनका दुश्मन बन जाता है और वेस्टर्न मीडिया की नजर में जुल्मी सद्दाम हुसैन को कुवैत से छुड़ाने के लिए हीरो यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, सीरिया और सऊदी अरेबिया एक आर्मी बनाते हैं। Have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail. As I report to you, air attacks are underway against military targets in Iraq. यानी पूरी तरीके से एक एजेंडा फैलाया जाता है सद्दाम हुसैन को विलन दिखाने के लिए।
और वेस्टर्न मीडिया इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। दुनिया भर के लोग सद्दाम हुसैन को विलन की तरह देखने लगते हैं। अब जो कोएलिशन आर्मी बनती है वो कुछ ही दिनों के अंदर कुवैत को छुड़ा लेती है इराक आर्मी के चंगुल से। कोएलिशन आर्मी इराक को इतनी बुरी तरह से हराती है कि इराक को एक अनकंडीशनल सपोर्ट रखना पड़ता है और इस अनकंडीशनल सरेंडर की 4 शर्तें होती हैं। आखिरी की 2 शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। कंडीशन 1, इराक मस्ट पे ऑल वॉर डैमेजेस। कंडीशन 2, इराक ने जितने भी आइटम कुवैत से लूटे उसे लौटाने पड़ेंगे। कंडीशन 3, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस इराक आकर इन्वेस्टिगेशन करेगी न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। कंडीशन 4, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन कि नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इराक नो फ्लाई जोन होगा। अभी 2 कंडीशंस किस लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो में आगे बताऊंगा। अब पोस्ट गल्फ वॉर इराक और यूएसए के टर्म्स खत्म हो जाते हैं, बट स्टिल यूएसए की आग इराक के $10 ट्रिलियन के ऑयल रिजर्व्स पर रहती है और यूएसए यहाँ से खेल का दूसरा पड़ाव शुरू करता है। इराक के नॉर्थ एंड साउथ रीजन में 2 अलग अलग एथनिसिटीज रहती है। नॉर्थ ऑफ इराक कुर्द डोमिनेटेड एरिया होता है एंड साउथ ऑफ इराक शिया डोमिनेटेड एरिया होता है। और जो नॉर्थ और साउथ के कुर्द और शिया थे उनको अपने सिर के ऊपर इराक का एक सुन्नी लीडर सद्दाम हुसैन नहीं चाहिए था और इसी चीज का यूएसए ने फायदा उठाया। यूएस गवर्नमेंट ने आर्म्स एंड मनी नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इराक में सप्लाई करना शुरू कर दिए जैसे इंसर्जेंसीज को सपोर्ट किया जा सके। यानी कि सद्दाम की गवर्नमेंट देश के बाहर तो लड़ी रही थी, अब उससे अपने देश के अंदर भी लड़ना था और इराक इस पॉइंट पे दुनिया का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन जाता है। انجا خوشم ایسه اوتا ها خانو برنا ما و نان ما و برگنا ما و پارنا ما و خرزینا ما و ایزنا ما بو هیچ کس یک نکرمن ام کردستان تو دبینی خاص و आमी हमें जरग बरा। इराक का पूरा देश जलने लगता है और दूर से बैठकर यूएसए इसी आग के मजे लेता है। अब नॉर्थ एंड साउथ को सपोर्ट करने के साथ साथ यूएसए ने दोनों एरिया से एक वादा किया था। यूएसए ने कुर्द और शिया दोनों को एक ही वादा किया कि सद्दाम के हारने के बाद आप ही लोगों में से किसी एक को राजा बना देंगे इराक का। अब मैंने आप लोगों को 2 इम्पोर्टेंट कंडीशंस बताई थी गल्फ वॉर के सरेंडर की। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन, नो यूएन ऑफिशियल्स इन इराक एंड ईरान। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, नो फ्लाई जोन ओवर नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इराक। अब देखो, यूएन ऑफिशियल्स का असल मकसद ये नहीं था कि इराक में न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में रिसर्च करे। जो यूएन ऑफिशियल्स इराक में भेजे गए थे वो असल में स्पाइस थे जो एक्चुअल में इंटेल पास कर रहे थे नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इराक में इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करने के लिए। मोर ओवर, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इराक को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, जिस कारण से सद्दाम हुसैन की एयर फ्लीट जो एक बार में रिवोल्ट को तबाह कर सकती थी उनका जाना मुश्किल हो गया था। देखा आप लोगों ने कैसी गल्फ वॉर की टर्म्स को यूएसए ने यूज किया इराक के अंदर इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अभी आगे बहुत बड़ा सीन बाकी है। इस पूरी प्लानिंग के ऊपर यूएस गवर्नमेंट अनाउंस सो कॉल्ड रिलीफ फंड। इस रिलीफ फंड की वैल्यू थी $97 बिलियन और ये असल में रिलीफ फंड नहीं वॉर फंड था कि $97 बिलियन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इराक में जा रहे थे इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। यूएसए अपने पैसों से इराक में टेररिज्म को पनपा रहा था। इराक के पास पैसे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शन होते हैं जिस कारण उनके पास तेल तो होता है पर वो किसी से ट्रेड नहीं कर पाते। सद्दाम हुसैन एक ऐसा डिसीजन लेता है जिससे यूएसए के पैर थरथरा जाते हैं। इराक अपने ऑयल को ग्लोबली यूएस डॉलर की जगह यूरोस में बेचना शुरू कर देता है और जिस भी कंट्री को इराक से ऑयल चाहिए वो गोल्ड में ट्रेड करके उनसे ऑयल खरीद सकता है, यानी कि डॉलर डिपेंडेंशन ऑयल ट्रेड खत्म हो जाती है। और यही एक चीज थी जिसने यूएसए को दुनिया में सुपर पावर का दर्जा दिया था। अब इसी साल के आसपास यूएसए का प्रेसिडेंट चेंज होता है और नए प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और बुश के मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा पार्ट था इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से फ्री कराना। अब जैसी बुश की सरकार पावर में आती है वो सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट एग्रेसिव स्टांस ले लेती है एंड इराक के ऊपर ऑल पॉसिबल ट्रेड सेक्टर्स लगा दिए जाते हैं। अब देखो, यूएसए ने इराक को जलाया, दबाया और अंदर से तहस नहस कर दिया, लेकिन अब भी यूएसए के पास एक सॉलिड रीजन नहीं था इराक पे अटैक करने का। लेकिन फिर आती है तारीख सितंबर 11, 2003। Running from the entire financial district now. The smoke is filling the entire area. Let's go! Come on, go, Brad, go! We were there on the day that will live in infamy. It's 8:52. एक टेरर अटैक में 2 प्लेन्स आके यूएस के ट्विन टावर में क्रैश कर जाते हैं।
इस अटैक में कई सारे यूएस सिटीजन मारे जाते हैं एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि यूएसए जैसी सुपर पावर पे इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ था। 9/11 अटैक के बाद पूरे यूएसए पे मातम छा जाता है और सारे सिटीजन में गुस्से की आग भर जाती है और पूरे यूएस के लोगों को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, बदला। और इस बदले की आग में जलता कौन है? इराक, जिसने कुछ किया ही नहीं था। 9/11 के अटैक के बाद बुश की गवर्नमेंट यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज पे प्रेशर बनाती है कि 9/11 अटैक और इराक का कोई कनेक्शन ढूंढा जाए, मतलब फोर्सफुली कैसे भी कोई भी बहाना मिल जाए इराक से 9/11 को कनेक्ट करने का और झूठ की बुनियाद पर इराक को इन्वेड किया जा सके। एंड सितंबर एंड तक बिना किसी प्रूफ के बुश गवर्नमेंट इराक पर अटैक कर देती है, सिर्फ इस एक शक के दम पर कि शायद इराक ने 9/11 अटैक कराया और हो सकता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। यूएसए इराक को इन्वेड कर देता है और कुछ ही दिन के अंदर यूएसए इराक को तबाह कर देता है। कई सारे बच्चे और औरतें इराक के मारे जाते हैं और यूएसए ह्यूमन राइट्स के सारे लॉस को तोड़ देती है। 9/11 की आड़ में इराक के ऊपर यूएसए अपना कब्जा जमा लेता है, साथ ही साथ इराक के $10 ट्रिलियन के ऑयल रिजर्व को ढोंग से घेर लेता है। और तो और जो बुश की गवर्नमेंट होती है इसको एज अ पॉलिटिकल मूव यूज करती है अगले इलेक्शन में जीतने के लिए, और बुश उस टाइम पे पूरे यूएसए में हीरो बन जाता है। अब यूएस के इराक के इन्वेजन के सिर्फ 4 महीने बाद पता नहीं क्यों अचानक से इराक अपने ऑयल बैरल्स को वापस डॉलर में बेचना शुरू कर देता और 3 साल के अंदर ईयर 2006 में सद्दाम हुसैन को यूएस गवर्नमेंट पकड़ लेती है। अब आप लोगों को मैं थोड़ा लॉ समझाना चाहूंगा। जब भी कोई इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो इंटरनेशनल कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, वहां पे उसको पेश किया जाता है, वहां पे जो रिजल्ट होता है उसके हिसाब से उसे सजा दी जाती है। बट यूएसए ने ऐसा कुछ नहीं किया। यूएसए असल में सद्दाम हुसैन को शिया मिलिटेंट ग्रुप के हाथों सौंप देता है। आज की डेट पे इसका ऑनलाइन तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। मैं चला नहीं सकता, नहीं तो मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। अब मैंने वीडियो में कुछ टाइम पहले आप लोगों को यूएसए के एक प्रॉमिस के बारे में बताया था कि सद्दाम के हटने के बाद उनके एरिया से अगला इराक का लीडर बनाया जाएगा, और इस झूठे प्रॉमिस में यूएसए नॉर्थ ऑफ इराक को दगा दे देता है। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद साउथ ऑफ इराक से यूएसए शिया रूलर इराक के ऊपर खड़ा करता है, एक पपेट रूलर, और शिया लीडर इमीडिएटली पावर में आने के बाद इराक में एंटी सुन्नी लॉस पास करना शुरू कर देता है, जिस कारण से इराक में इमीडिएटली एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। पर यूएसए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनने अपना एजेंडा पूरा कर लिया था, क्योंकि यूएसए अपने पपेट रूलर को यूज करके इराक की सारी ऑयल माइंस को डीनेशनलाइज करवा देती है और इराक के ऑयल रिजर्व से पेट्रोल निकालने की राइट बीपी एंड एक्सॉन मोबाइल जैसी कंपनीज को दे दिए जाते हैं। यानी कि यूएसए एंड यूके की कंपनी सब ऑयल खरीदती नहीं है, इराक से ऑयल निकालकर पूरी दुनिया में बेचती हैं। यूएसए को जो चाहिए था वो उसे फाइनली मिल जाता है। धर्म, देश और इंसानियत का ढोंग खेलकर यूएसए इराक के $10 ट्रिलियन के ऑयल रिजर्व पे कब्जा जमा लेता है और फिर 2008 में यूएस आर्मी इराक से वापस आ जाती है और इराक में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अल कायदा जैसे ग्रुप सिविल वॉर का फायदा उठा के इराक में पनपने लगते हैं और जिस चक्कर में यूएसए ने इराक को इन्वेड किया था 9/11 के कल्प्रिट को ढूंढने के लिए, वो असल में 10 साल बाद पाकिस्तान के अबोटाबाद में जाकर मिलता है।